पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद हम लोग आगे अपने उसी डिस्कशन को जारी रखेंगे जिसमें बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की। हम लोग इसी की बात कर रहे थे। तो देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजिंग होती है उसी को संगठन कार्य भी बोल सकते हैं। तो संगठन जब कार्य आपने किया तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा बना दिया, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनकर के आया। क्या बनकर के आया? संगठन ढांचा। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ये समझते हैं। तो देखिए, जो संगठन ढांचा है ना, उसके अंतर्गत भूमिकाओं का सृजन होता है कि किस इंसान का क्या रोल रहेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? रोल डिसाइड कर रहे हो, रोल्स, है ना। जैसे मूवी बनाते हैं ना, तो किस कैरेक्टर का क्या रोल रहेगा। तो अब आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें किस इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर दूसरी चीज, जो भूमिकाएं हैं उनके लिए उपयुक्त निपुण व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है। तो ये जो हम स्टाफिंग कर रहे होते हैं उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन उन रोल्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करना और उसके लिए आगे सोचना कि इसके लिए किस किस तरह के स्किल सेट की जरूरत होगी, ये आपका जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। और यहां पर भी कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। अब ये वाला एलिमेंट है मेनली स्टाफिंग का एलिमेंट है, लेकिन यहां पर निर्धारण तो पहले ही हो जाएगा ना, स्टाफिंग तो बाद में आ रहा है, ठीक। अच्छा, और इन भूमिकाओं को निभाने के लिए जो आपसी संबंध है किसके बीच में, जो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में जो आपसी संबंध है वो किस तरह के रहेंगे, उसकी बात भी की जाती है, ताकि कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य पूरा करने में भ्रम की स्थिति ना रहे। ऐसा ना रहे कि यार ये हमारे बॉस हैं या मैं इनका बॉस हूं, ठीक है, ये मुझे रिपोर्ट करेंगे मैं इनको रिपोर्ट करूंगा, ये मुझे आदेश देंगे मैं इनको आदेश दूंगा। और फिर अगर मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, यहां पर मैं हूं, अब मेरे एक ये भी बॉस हैं, एक ये भी बॉस हैं, ये है ए और ये है बी। अब ए ने भी मुझे ऑर्डर दिया, बी ने भी ऑर्डर दिया, और दोनों ने ऑर्डर उल्टा उल्टा दे दिया कि नहीं आपको ये काम इधर बैठ के करना है, दूसरे ने बोला नहीं आपको यहाँ पे बैठ के करना है। तो मैं तो किसकी बात मानूंगा? और मैं किसी की भी बात मानूंगा तो एक ना एक तो नाराज होगा इस स्थिति में। तो वो ऑर्डर लाइन क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से काम किया जाना चाहिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये भी इंश्योर करना किसमें आ जाता है? आपका संगठन कार्य यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आ जाता है। अच्छा, महत्व, जो संगठन ढांचा है उसका क्या क्या महत्व हो जाता है, इसमें पहली चीज तो आ जाती है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, पर्सनल बोलते हैं हम लोग, PERSONNEL, किसी भी जगह पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं, ठीक। अच्छा, ये पर्सनल है और वो पर्सनल हो जाता है। पर्सनल का बात नहीं हो तो व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत नहीं हो गया, पर्सनल उन लोगों की बात है जो किसी कर्मचारीगण हैं उनको मान लिया जाता है। उनके बीच आपस में सहयोग बनता रहे, सामंजस्य रहे, ठीक। अच्छा, अधिकार की सीमा, हर इंसान का जो भी रोल था, आपका किस क्षेत्र तक अधिकार है उसकी सीमा निर्धारित कर दी जाए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, आपस में टकराव भी ना हो, ठीक। और फिर परिणाम के उत्तरदायित्व तथा क्रियाओं का तार्किक वर्गीकरण हो। तार्किक मतलब लॉजिकल। बहुत सारे काम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनमें अलग अलग तरह की क्रियाओं को हम एक जैसा इकट्ठा करके बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही डिपार्टमेंटलाइजेशन आ जाता है, विभागीकरण आ जाता है। तो विभागीकरण आप करने कब कर पाते हो? जो आपको पता है कि कौन कौन सी क्रियाएं एक जैसी हैं और एक जैसी आपस में लिंक्ड है, उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसे लोगों को दिखाई पड़ सकता है। तो वो चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप उसका लॉजिकल वर्गीकरण कर रहे होगे। और ये सारी चीजें कब हो पाती हैं, किसके अंतर्गत आ जाती हैं? आपके संगठन ढांचे के अंतर्गत, और यही इसका महत्व भी है, ठीक। अच्छा, अब समझिए, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में उत्सव है, एग्जाम्पल है, किसी स्कूल में आपके यहाँ पर कभी कभी होता है ना, ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, कोई फंक्शन हो जाता है, तो वो फंक्शन बोल दिया जाए सारे स्कूल के बच्चों को कि हम लोग के यहाँ पर फंक्शन है। सारे बच्चे खुश हो गए। अब बोला ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, इसको मैं संगठित करना है, हमें फंक्शन लेकर के आना है, उसको सेलिब्रेट करना है सारे लोगों को। सारे लोग अपने अपने मन से काम करने लगे, तब तो बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। कोई बच्चा कुछ कर रहा है, सब लोग अपना अपना प्लान बना रहे हैं और सारे लोग प्लान बना करके अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए होता क्या है, जबकि कोई ऐसी स्थिति होती है ना, तो हम लोग जो पूरा काम होता है ना उसको हम लोग समूहों में विभाजित कर देते हैं। पहली चीज तो ये आती है कि टोटल काम ये है, अच्छा इसमें एक काम ये इंपॉर्टेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट, ये काम इंपॉर्टेंट है, इस काम को आप लोग मिलकर के करो, इस काम को आप लोग मिलकर के करो। इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं? वही चीज है। तो हर एक के लिए ग्रुप बना देते हैं। जैसे खाद्य समिति, फूड का कौन व्यवस्था करेगा, तो कुछ लोगों को बना दिया। ऐसे ही सजावट, कौन कौन लोग सजावट करेंगे, फिर टिकट कौन कौन देगा, कितनी प्राइसिंग रखी जाएगी, किस तरह से टिकट लोगों को बांटी जाएगी। ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, काम तो हमारा था कि हमें उत्सव करना है, ठीक है, हमें स्कूल में कोई भी अपना सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी जैसे समझ लो बड़ी सी, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो उसको हम लोगों ने पहले समूहों में विभाजित किया, ये पहला काम है। इसी में दूसरा क्या जाता है, संपूर्ण कार्य एक प्रभारी के नेतृत्व में। अब यहां पर प्रभारी होना इंपॉर्टेंट है, क्यों?
अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर गलती हो गई? ये तो कमिटीज अलग अलग हैं, वो खाद्य समिति ने बोला हमने तो काम बहुत अच्छा किया, टिकट कमेटी ने काम नहीं सही किया, तो ये कौन निर्धारित करेगा? और अगर समिति काम सही नहीं कर रही है तो उसमें कुछ लोगों को परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है, या फिर उसको खुद से थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। तो एक तो मेन मैनेजर रहेगा। तो यहां पर क्या होता है कि आपको संपूर्ण कार्य को एक प्रभारी के नेतृत्व में होता है, जो समस्त उत्सव के आयोजन के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। अब देखिए इसी को ठीक से देखिए, जो भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें समूहों में विभाजित को हाईलाइटेड किया हुआ है हम लोगों ने, और दूसरा प्रभारी को। ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर का ही पार्ट है कि आप समूहों में विभाजित करते हो, फिर आप क्या करते हो कि अलग अलग जगह पर लोगों को लीडरशिप देते हो कि ये इनके प्रभारी हैं। ठीक, अच्छा, फिर क्या है आपका? सभी समूहों में आपसी तालमेल बनाए रखना, तो ये सामंजस्य आ जाता है। तो आपस में ऐसा नहीं कि खाद्य समिति अपना कुछ अलग ही सोच रही है, टिकट समिति अपना ही कुछ कर रही है। देखो, टिकट समिति का काम टिकट वाला काम देखना है, खाद्य समिति का काम खाने का काम देखना है, लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेटली आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। इन दोनों का क्या है? अल्टीमेटली इनको जो अपना स्कूल का उत्सव है उसको सक्सेसफुल बनाना है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उससे अलग नहीं काम कर सकते हैं। आपने डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना दिए, कामों में विभाजित कर दिया, लेकिन वहां पर भी सर्वोपरि जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, जो संगठनात्मक उद्देश्य हैं, वो रहेंगे। ठीक, तो उसको नहीं भूलना है किसी भी स्थिति में। और फिर ये जो सभी क्रियाएं हैं, सामंजस्य बनाना, प्रभारी बनाना, और उससे पहले अलग अलग समूह में विभाजित करना, ये सभी आते हैं आपके ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत ही। अच्छा, संगठन निश्चित रूप से अब यहां पे डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेशन देख लीजिए, इंग्लिश में डेफिनेशन भी आ जाएगी। क्या है? जो मानवीय प्रयास हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अचीव करने की, में सामंजस्य स्थापित करने। ठीक है, तो मानवीय प्रयास हो गया, उनमें सामंजस्य स्थापित करना, साथ में संसाधनों को जोड़ना। अब सिर्फ मानवों की बात नहीं है, आपको बाकी संसाधन भी लेकर के आना है। तो एक तो मानवीय प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना है और संसाधनों को जोड़ना है, और फिर इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को एक साथ लाने की, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लाने की प्रबंधन क्रिया है। प्रबंधन क्रिया का मतलब क्या हुआ? प्रबंधन में जो 5 क्रियाएं थी उनमें से ये जो क्रिया है उसका काम क्या है? संसाधनों को आपको एक साथ लेकर के आना है, लेकिन उसके पहले मानव जो है, मानवीय प्रयासों को सामंजस्य उसमें स्थापित करना, और जो भी संसाधन वो लेकर के आना, और इन दोनों को एक साथ लाना, इन दोनों को इंटीग्रेट करना। किस लिए करना? ताकि निर्धारित लक्ष्यों को, निर्धारित लक्ष्य किसके हैं? संगठन के। तो जो संगठनात्मक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में इनका उपयोग किया जा सके, ये काम है ऑर्गेनाइजिंग का। इसी की जो आपकी इंग्लिश डेफिनेशन है वो ये है, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख लें। ठीक, अच्छा, अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चरण क्या क्या होते हैं, स्टेप्स क्या क्या होती है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? हम लोगों ने जो बात की थी ना, उसी से निकल करके आ जाएगा, कुछ अलग नहीं है। तो जो पहली स्टेप होती है भाई, कार्य की पहचान तथा विभाजन। स्कूल वाले में याद है ना आपको, समूहों में विभाजित किया था। क्यों किया था? कैसे किया था? काम के आधार पर कि आपका खाने का काम है, आपकी सजावट का काम है, आपका टिकट का काम है। तो पहले काम का आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसका विभाजन करना कि हाँ ये अलग अलग चीजें हो गई। तो ये आपका सबसे पहला काम आ जाता है। ठीक है, और ये भी किस हिसाब से होगा? जो आपने योजना बना रखी है, प्लानिंग कर रखी है, उसी के अनुसार होगा, सीधी सी बात है। ठीक, अच्छा, फिर क्या है? संगठन प्रक्रिया का दूसरा चरण विभागीकरण। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए है ना, और इसमें जो क्रिया समान प्रकृति के है। क्यों? क्योंकि आपने लॉजिकली क्रियाओं को एक एक क्रम में डिवाइड किया हुआ था। तो क्या हो रहा है? जो क्रियाएं समान प्रकृति की हैं उनका साथ साथ समूहन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार निर्धारण विशिष्टीकरण में मदद करता है। विशिष्टीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन। क्यों हो जाता है ऐसा? देखिए, जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो अकाउंटिंग में कोई इंसान आया था, उसने अकाउंटिंग की, 10 साल से अकाउंटिंग कर रहा था, तो उसको पूरा अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है, तो वो ये काम बहुत अच्छे से करने लग जाता है। और कोई इंसान एक काम को करते करते बहुत अच्छे से करने लग जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसका बहुत फायदा होता है। 5 लोग हैं, फुटबॉल देखता है कोई? फुटबॉल देखता है कि नहीं देखता है? या क्रिकेट ही देखते हो यार, क्रिकेट तो सब देखते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो क्रिकेट जो देखने वाले लोग होते हैं उसमें बैट्समैन जो होता है उस बैटिंग में स्पेशलाइजेशन है। सारे लोग अगर बैट्समैन हो जाएंगे तो भी टीम नहीं जीत सकती है। ठीक है, सारे लोग बॉलिंग करने लग जाएं अगर, तो भी नहीं जीत सकती है। तो हमें अलग अलग तरह के स्पेशलाइज लोगों की टीम बनानी होती है, तब हम काम अच्छा कर पाते हैं। ठीक, सारे लोग सब काम अच्छा कर ही नहीं सकते। तो इसी वजह से क्या होता है, ऐसा ही कंपनी में होता है, अलग अलग तरह से। और वो कब हो सकता है? जब एक ही इंसान एक काम को बहुत बार करता रहता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो समझ जाता है नहीं ये चीज गड़बड़ हो रही है, देखते समझ जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, अच्छा, अब समझिए संगठन प्रक्रिया के चरण। इसी में तीसरा जाता है कर्तव्यों का निर्धारण। किसका क्या रोल रहेगा, किसको क्या काम दिया जाएगा,
किसका कितनी अथॉरिटी रहेगी, ये सारी चीजों का निर्धारण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या क्या है, अकाउंट्स और टैक्सेशन का हो गया, ये एचआर का हो गया, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे अलग अलग तरह से विभाग बना दिए गए, उनको काम दे दिया गया कि आपका ये काम है। जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए उनमें क्या क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में उनके किससे क्या क्या अधिकार है, इसका भी निर्धारण कर दिया गया। ठीक है, विभागों के निर्माण के पश्चात प्रत्येक विभाग को एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है, अब ये एचआर है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर एंड पेरोल, सबको सैलरी वगैरह देनी है। इसी में साथ में इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कुछ गड़बड़ चल रहा होगा तो हम किससे बात करेंगे, किसी एक इंसान को पकड़ते हैं, यहाँ पर सारे लोगों से बात नहीं करेंगे, तो इसका भी एक हेड बना देते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड बना देते हैं, क्यों, जिससे कि इन सब के ऊपर जो मैनेजर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, वो सारे लोगों पर निगरानी रख पाए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सुपुर्द कर दिया जाता है, मतलब क्या होता है कि एक यहाँ पर भी एक हेड बना दिया जाता है। अच्छा, इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी निपुणता तथा सक्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, ये जो भी डिपार्टमेंट्स थे उन डिपार्टमेंट में सबके हेड बना दिए गए कि आप इस डिपार्टमेंट को हेड करोगे, आप इसको हेड करोगे। अब आपके डिपार्टमेंट में जो लोग भी हैं, 5 लोग हैं मान लीजिए, तो उन 5 में वो लाए पहले आप थे कि यहां पर हमें इस तरह के स्किल की आवश्यकता है, तो उनका जो कौशल है, उनकी जो सक्षमता है, उस हिसाब से आपने उन लोगों में फिर से काम का डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहां पर भी कर्तव्यों का निर्धारण ही हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग अंतर्गत। ठीक, और फिर वृत्तांत संबंध स्थापन, इसका मतलब क्या होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, जो आपने सबको काम दे दिया लेकिन आपने काम किया है नहीं किया ये कैसे पता चलेगा, तो आप अपना काम करने के बाद किसको रिपोर्ट करोगे, किसको बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्ट, अब इसको हम लोग वृत्तांत संबंध स्थापन नहीं बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो इसको सिर्फ बोल देते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। कौन बॉस है और कौन सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ। तो कौन अधीनस्थ है और कौन उसका अधिकारी है, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, एकदम से यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये तीनों लोग सबऑर्डिनेट्स है और ये अधिकारी है। ठीक, अच्छा, कर्मचारियों का सोपानिक ढांचा, सोपानिक ढांचा का मतलब होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो समन्वय में सहायता करता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। अब मान लीजिए इनको कोई समस्या है इस इंसान से, तो ये आकर के इनसे शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने कुछ काम किया, इनको पता चला, इन्होंने कुछ काम किया, इनको पता चला, इनको कुछ काम किया, इनको पता, इनके भी जो बॉस हैं वो क्या करेंगे, वो सीधे इनसे बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आराम से चीजें चल पाएंगी। सारे लोग अगर इन्हीं के पास जाने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके पास टाइम ही नहीं रहेगा, ये इतने बड़े बॉस से सारे लोगों से बात कर पाने का, तो उतना अच्छे से स्मूथनेस नहीं रह पाती है। तो अलग अलग जगह पर डिमांड होती है, अलग अलग जगह पर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तब तो हमें बहुत अलग तरह से हायरार्की बनानी पड़ जाती है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन से अलग तरह की चीजें होती है। तो किस तरह के फंक्शंस हैं संगठन के, किस तरह का उसका काम की प्रकृति है, इन सारी चीजों को देखते हुए ही, और साथ में जो आपका डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत आपको ऑर्गेनाइजिंग सोचना पड़ता है कि किस तरह से चीजें की जाएंगी। और क्योंकि सोचना पड़ता है इसलिए इनोवेशन का स्कोप आता है। ठीक है, आप इनोवेट कर सकते हो, और ये बात हम लोग आगे महत्व में बात करेंगे, क्या क्या फायदे की बात करेंगे, तो आगे देखेंगे। खैर अभी हम लोगों ने इसको देख लिया है, अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं आपके लिए जितना कोशिश है, जितना जल्दी, जितना अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और सारी चीजों को काफी डिटेल में इन-डेप्थ पढ़ाया जाए, कि अगर आप एक बार वीडियोस देख लें तो आपको और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।